Hello everyone, welcome to the syllabus class. From this video onwards, I will be covering comparative politics, the entire unit on my YouTube channel for free. So this is the first video in this video series. In this video, we'll be looking at the introduction as well as the origin of comparative politics. Okay? So first of all, what is exactly comparative politics? Okay? तो इसके लिए there is a very simple definition. कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मीनिंग होता है स्टडी एंड कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ठीक है. सो एज यू कैन सी फ्रॉम द नेम इटसेल्फ, द नेम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज इटसेल्फ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. ठीक है. तो क्या बोल रहे हैं? कंपैरेटिव मतलब दो या उससे ज़्यादा चीज़ों में कंपैरिजन करना. ठीक है. सो बेसिकली इसमें क्या होगा, बहुत सारे दूसरे दूसरे कंट्रीज़ हम लोग लेंगे और उनके जो गवर्नमेंट सिस्टम्स हैं दोज वी विल बी कंपेयरिंग विद ईच अदर. ठीक है. सो दैट इज़ अ वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स which I have given here. Now, key concepts which we'll be looking at यहाँ पे दिए हैं, but these are for the notes. You can get these notes on my Telegram channel. ठीक है. You can contact us on our Telegram channel and you will get the notes. ठीक है. So first of all, in this video we will be focusing upon the origin of comparative politics. ठीक है. ये बिल्कुल बेसिक है, origin कहाँ से हुआ था. So its origin can be traced back to Plato and Aristotle primarily. तो आपको पता होगा कि प्लेटो वॉज समवन हु यूज्ड टू हेट डेमोक्रेसी बिकॉज डेमोक्रेसी वॉज द रीज़न वाई सॉक्रेटिस हैड डाइड. ठीक है. आपने WPT में पढ़ा होगा, है ना. सो प्लेटो का वो डेमोक्रेसी ही यूज्ड टू डिसलाइक अ लॉट. उसके बाद में जो उनके वो थे, उनके डिसाइपल थे एरिस्टोटल. So Aristotle had identified different kinds of political orders. He actually did a lot of studying. He studied 158 constitutions. ठीक है. उसके बाद he had arrived at certain classifications. ठीक है. उन्होंने categorization करा and he made an analysis also. So he is considered to be the father of comparative politics. ठीक है. Aristotle. So we'll just read this once. So ancient Greek philosophers of classical Athens like Plato and his student Aristotle, they identified different kinds of political orders. Example, oligarchy, democracy, etc. ठीक है. तो democracy के बारे में you might have heard in Plato. He used to hate it because Socrates had died due to democracy. Similarly, Aristotle ने तो काफ़ी सारे he gave various types of, he had given 6 forms of government. ठीक है. तो he Aristotle considered democracy to be the least harmful derivative or indirect government. So he established 6 forms of government after studying 158 constitutions. So the 6 forms of government which he had established were, so first of all, monarchy, aristocracy और polity. ठीक है. और इसी का थोड़े से डिविएटेड वर्जन्स ये जो है, दीज आर पॉजिटिव वर्जन्स एंड इन्हीं का थोड़ा सा जो नेगेटिव फॉर्म है वो हो जाएगा टिरनी, ओलिगार्की और डेमोक्रेसी. ठीक है. मोनार्की और टिरनी दोनों सेम चीज़ हैं बेसिकली. अगर आप सेम इन द सेंस दोनों में देयर विल बी अ सिंगल पर्सन हेडिंग द इंटायर गवर्नमेंट. ठीक है. हाउएवर मोनार्की इज़ अ पॉजिटिव फॉर्म ऑफ दिस सिस्टम, वेर एज टिरनी में क्या हो जाएगा, जैसे डिक्टेटरशिप वगैरह में होता था. ठीक है. हिटलर के टाइम पे या मुसोलिनी के टाइम पे. ठीक है. दैट विल बी नोन एज टिरनी. देन वी हैव
oligarchy and aristocracy. तो अगेन दीज टू आर सिमिलर इन द फॉर्म कि इस दोनों का स्ट्रक्चर सेम है. एरिस्टोक्रेसी में क्या होगा, देयर विल बी अ स्मॉल ग्रुप ऑफ एलिट्स. ठीक है, ग्रुप ऑफ एलिट्स रहेंगे एंड दे विल बी कंट्रोलिंग द इंटायर कंट्री. ठीक है, एंड इवन इन ओलिगार्की देयर विल बी अ ग्रुप ऑफ एलिट्स हु विल बी कंट्रोलिंग द इंटायर कंट्री. डिफरेंसेस क्या रहेंगे उनका जो आउटकम है उसमें. अरिस्टोक्रेसी विल बी पॉजिटिव, दे विल बी वर्किंग इन फेवर ऑफ द इंटायर द पॉपुलेशन, इन फेवर ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन काम करेंगे. वेराज जो ओलिगार्की में है वो लोग अपना सेल्फिश इंटरेस्ट्स को दे विल ट्राई टू मीट फर्स्ट. ठीक है, तो उसी का जो डिविएशन है या जो थोड़ा नेगेटिव फॉर्म है दैट हैज बीन गिवन द नेम ओलिगार्की. सिमिलरली पॉलिटी और डेमोक्रेसी, अगेन दीज आर सिमिलर. पॉलिटी में क्या होगा, रूल ऑफ द पीपल रहेगा एंड इवन डेमोक्रेसी एज अ रूल ऑफ द पीपल. ठीक है, हाउएवर पॉलिटी इज अ पॉजिटिव कॉनोटेशन ऑफ द सेम. तो इसमें क्या रहेगा, द पीपल विल बी रूलिंग बट दे विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल द पीपल विल बी एजुकेटेड एंड दे विल मेक एजुकेटेड डिसीजंस. ठीक है, वो रहेगा. वेर एज डेमोक्रेसी में वो ऐसे इन लोगों ने कंसिडर करा था कि इट इज़ द रूल ऑफ इग्नोरेंट. ठीक है, कि बहुत सारे इग्नोरेंट पीपल भर के दे विल बी रूलिंग सो इट विल बी बैड. सो नेगेटिव कॉनोटेशन डेमोक्रेसी है, वेर एज पॉजिटिव कॉनोटेशन ऑफ द सेम विल बी पॉलिटी. ठीक है, सो दीज 6 वर द classification given by Aristotle. So he had read 158 constitutions and he had come up with this classification. ठीक है, नेक्स्ट है एरिस्टोटल्स कंसेप्चुअल हायरार्की. तो वही बताया है, मैंने बता दिया था आपको कंसेप्चुअल हायरार्की के बारे में. वी विल जस्ट रीड इट हियर वंस. सो टिरनी में क्या होगा, वन बैड लीडर विल बी देयर. ओलिगार्की में देयर विल बी फ्यू लीडर्स एंड दे विल बी वर्किंग इन देयर ओन सेल्फिश इंटरेस्ट्स. डेमोक्रेसी में देयर विल बी मेनी लीडर्स, मतलब रूल ऑफ द पीपल है. ठीक है, एंड दीज ऑल ऑफ देम विल बी इन सेल्फ इंटरेस्ट. Whereas monarchy, aristocracy and polity, these are positive things. इसमें क्या रहेगा, पब्लिक इंटरेस्ट पे ही लोग काम कर रहे रहेंगे. ठीक है, सो पॉजिटिव को दिखाने के लिए आई विल बी यूजिंग द ब्लू इंक. ये तीनों पॉजिटिव हैं और सिमिलरली ये जो ये तीन है रेड वाले, दीज आर नेगेटिव कॉनोटेशंस ऑफ द अबव. ठीक है, और अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल पॉलिटी वॉज द गोल्डन मीन. So he was in favor of polity and democracy was the worst form. ठीक है, so even Aristotle didn't like it much and Plato तो he used to hate it completely. ठीक है, next we look at Montesquieu. So ये हो गया हमारा बिल्कुल ancient यूरोप से, ancient यूरोप 300 BC के अराउंड है ना. Plato and Aristotle were the first persons who had done some work in comparative politics. Then we look at Montesquieu. This is in medieval Europe. ठीक है, 1689 से 1755 में था उनका मतलब लाइफ टाइम ये था उनका. सो फॉर द एग्जामिनेशन ट्राई टू रिमेंबर द डेट्स. थोड़ा सा आपको यू शुड नो एटलीस्ट द जनरल टाइमलाइन यू शुड बी नोइंग, सो दैट अगर कुछ भी क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने का क्वेश्चन आया देन इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. ठीक है, सो एरिस्टोटल का आप याद रखिए कि 300 to 400 BC के अराउंड है. ठीक है, एंड मॉन्टेस्क्यू, एरिस्टोटल एंड इवन प्लेटो वॉज अराउंड दैट टाइम. ठीक है, तो 300 BC में इसको हम लोग कैसे लर्न कर सकते हैं. इंडिया में शायद वो चल रहा था तब, गुप्ताज नहीं, वो मौर्यन एम्पायर टाइप चीज़ें चल रही थी, महाजनपद एरा एंड मौर्यन एम्पायर. तब दिस वाज अ टाइम पीरियड. ठीक है, ठीक है, तो उससे आप लिंक करके लर्न कर सकते हैं. सो इट विल बी ईजियर टू रिमेंबर. Ashoka was in 268 BC or something and वही मौर्यन एम्पायर, महाजनपद एरा ये सब चल रहा था तब टाइम पे, एरिस्टोटल के टाइम पे.
वेराज मोंटेस्क्यू कब है 1689 टू 1755, तो ये कौन सा एरा हो गया, ये हो गया इफ़ वी कंपेयर इट टू इंडियन साइड तो ये हो जाएगा मुगल पीरियड, बट वही 1707 में औरंगज़ेब had डाइड है ना। वैसे आप लिंक करके यू कैन लर्न दिस बेटर, तो आपको जनरल आइडिया पता चल जाए कि मॉन्टेस्क्यू किस टाइम पे था। सो 1689 मुगल एरा है, और औरंगज़ेब इज़ रूलिंग इन इंडिया, ठीक है। उस टाइम पे यूरोप में मॉन्टेस्क्यू थे, ही वॉज अ फेमस फ्रेंच फिलोसोफर, फ्रेंच पॉलिटिकल फिलोसोफर, ठीक है। ही रोट द बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज, अगेन द बुक नेम ऑफ द बुक इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है। द स्पिरिट ऑफ लॉज, इसको आई विल हेल्प यू लर्न दिस, पहले एक बार वील रीड दिस देन आई विल गिव यू सर्टन ट्रिक्स टू लर्न सच फैक्ट्स, ठीक है। फिर इन दिस बुक ही एक्सप्लोर्स द रिलेशनशिप बिटवीन geographical factors and forms of government, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिवाइडेड गवर्नमेंट्स इनटू थ्री काइंड्स ऑफ, थ्री कैटेगरीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ही टॉक्ड अबाउट रिपब्लिक, फिर मोनार्की एंड डेस्पोटिज्म। तो ये था मॉन्टेस्क्यू ने जो कैटेगराइजेशन दिया था, वो था रिपब्लिक, मोनार्की एंड डेस्पोटिज्म। Republic was a mixture of democracy and aristocracy, and it was based on virtue, मतलब it was something positive according to him. Next है monarchy, it was based on honor according to Montesquieu, and despotism was based on fear. So again this classification is very important. He had also proposed separation of powers. So legislative, executive और judicial में he had proposed separation of powers to promote liberty. So again this is a very important fact that separation of powers सबसे पहले किसने, who was the person who had proposed this. So Montesquieu was in favor of separation of powers, and he also provided structural functional analysis of political systems, ठीक है। स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस का मतलब क्या हुआ कि पॉलिटिकल सिस्टम में काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्ट्रक्चर मतलब ऑर्गेनाइजेशंस, ऑर्गेनाइजेशंस भी बोल सकते हैं, एंड ओवरऑल, हाँ ये ऑर्गेनाइजेशंस से आप लोग लिंक कर लो स्ट्रक्चर को, और फंक्शनल मतलब वही फंक्शंस, इन ऑर्गेनाइजेशन का क्या फंक्शन है, ठीक है। एंड स्ट्रक्चर डज नॉट ओनली स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशंस बट ऑल्सो द वे इन विच अ पॉलिटी इज फॉर्म्ड, जैसे कोई हायरार्की क्या है किसी भी गवर्नमेंट की, किस कैसे हायरार्की है और पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, वो सब ऑल ऑफ दैट कम्स अंडर द स्ट्रक्चर। एंड फंक्शनल, एज द नेम सजेस्ट, इट रेफर्स टू द functions which these government organizations carry out, ठीक है। So he had provided a structural functional analysis of political systems, and his book is considered one of the greatest works in the history of political theory and jurisprudence, and it contains the seeds of modern systems theory, modern systems approach है ना, डेविड ईस्टन वगैरह के, वही उसी की बात हो रही है, ठीक है। सो वी हैव टू लर्न, दो तीन फैक्ट्स लर्न करने हैं यहाँ से। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न द नेम ऑफ द बुक, दैट इज़ द स्पिरिट ऑफ लॉज बाय मोंटेस्क्यू, ठीक है। इसको लर्न करने के लिए आप ऐसे इमेजिन करिए कि क्यू, क्यू मतलब लाइन होता है ना, हिंदी में लाइन में खड़े हैं, तो क्यू में खड़े हैं, ऐसे आप इमेजिन करिए कि बहुत सारे स्पिरिट्स, स्पिरिट मतलब आत्मा, ऐसे एक क्यू में खड़े हैं। सो यू विल बी एबल टू रिमेंबर दिस नेम, ये मैंने एक निमोनिक या लर्निंग एड टाइप दिया है, ठीक है। तो क्यू में कौन लोग खड़े हैं, बहुत सारे स्पिरिट्स, या स्पिरिट मतलब आत्मा, ठीक है। ये बस लर्न करने के लिए कुछ भी मैंने बताया, ठीक है। सो यू विल बी एबल टू रिमेंबर द नेम ऑफ द ऑथर एज वेल एज द बुक फ्रॉम दिस। नेक्स्ट व्हाट वी नीड टू रिमेंबर इज द दिस पोर्शन, कि the government was divided into three kinds, that is republic, monarchy and despotism. तो रिपब्लिक क्या था, बेस्ड अपॉन वर्चू, द इंटायर थिंग इज इम्पोर्टेंट हियर।
इसको RMD करके लर्न कर लो. वैसे आई डू नॉट think that you will require any trick to remember this. If you read this a couple of times, some number of times, you will be able to remember it. ठीक है. RMD, रिपब्लिक, मोनार्की और डेस्पोटिज्म. तो इसको अगर हम एरिस्टोटल वाले से कंपेयर करेंगे, दीज आर फेयरली इजी टू रिमेंबर, है ना. तो जैसे एरिस्टोटल में मोनार्की था, तो इसमें भी मोनार्की है. देन है रिपब्लिक, तो पॉलिटी जैसा ही होता है रिपब्लिक भी. ठीक है, इट इज सिमिलर टू दैट. तो ये एरिस्टोक्रेसी एंड पॉलिटी को कंबाइन करके ही आर टॉक्ड अबाउट रिपब्लिक. ठीक है, तो ये भी लर्न हो गया. मोनार्की वही एरिस्टोटल वाला, और रिपब्लिक भी डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी नहीं, मतलब वही पॉलिटी और एरिस्टोक्रेसी का कंबाइंड कुछ रहेगा, एंड इट इज़ पॉजिटिव. नेक्स्ट है डेस्पोटिज्म. सो एवरीथिंग नेगेटिव हैज़ बीन पुट हियर. तो टिरनी वगैरह में इट इज़ द रूल ऑफ फियर. अगर आपको आपने इफ़ यू हैव रेड हाना आरेंट, तो आपको पता होगा, है ना. तो ये भी ऐसे ही लर्न हो जाएगा कि द थर्ड वन इज टिरनी. तो ये अगर आप एरिस्टोटल वाले से कंपेयर करके करेंगे, देन ऑल्सो यू कैन ईजिली रिमेंबर दिस. ठीक है. नेक्स्ट है एलेक्स डी टॉकवेल. सो इनका टाइम पीरियड था 1805 से 1859 तक. ठीक है. सो जनरल आइडिया यू शुड बी हैविंग. इसको लर्न करने के लिए लिंक इट विद सम, जैसे कि अभी इंडिया में क्या हो रहा था इस टाइम पे. 1857 में वी हैड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, या वही बोलते हैं उसको, है ना. वी डी सावरकर हैड नेम्ड इट एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, या फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ 1857. ठीक है, 1857 रिवोल्ट से आप इसको या लिंक कर लीजिए कि जब यहाँ पे 1857 का रिवोल्ट हो रहा था, देन एलेक्स डी टॉकवेल वॉज ही वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ दिस मूवमेंट. ठीक है. सो कौन थे वो? एलेक्स डी टॉकवेल वॉज इज अ फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट एंड पॉलिटिकल थ्योरिस्ट. ठीक है. एंड ही हैड ऑथर्ड द बुक डेमोक्रेसी इन अमेरिका. अगेन दिस द नेम ऑफ द बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. Or he believed that equality was the great political and social idea of his era, and that USA offered the most advanced example of equality in action. ऐसे उनको लगता था कि USA is the best example of equality. And he had also warned the society he had warned that society of individuals can become atomized. That is, every citizen being assimilated to all the rest is lost in the crowd. Acha. Resulting in the democratic tyranny of the majority, where individual rights could be compromised. तो इसमें बस इन्होंने first of all he had talked about equality. ठीक है. And according to him, best example of equality was USA. ठीक है. Thirdly उन्होंने क्या बोला था? He had given the concept of tyranny of majority. ये अकॉर्डिंग टू हिम, ये डेमोक्रेसीज में देयर इज़ अ टेंडेंसी ऑफ दिस टू हैपन. टिरनी ऑफ मेजॉरिटी मतलब कि जो अगर कोई भी क्राउड बन जाता है ना, तो बहुत सारे लोग का क्राउड बनते जा रहा है. सपोज कोई एक ही जो मेजर रिलीजन का लोग हैं, उनका पूरा बड़ा क्राउड बनते जा रहा है. सो जो माइनॉरिटीज़ हैं, दे विल गेट साइडलाइंड. ठीक है. एंड जो मेजॉरिटी है, उनका टिरनी चलने लग जाएगा. इट विल बी सिमिलर टू अ वो जो होता है, कोई एक लीडर रूल कर रहा है, डिक्टेटरशिप के सिमिलर हो जाएगा. ठीक है. तो क्या बोल रहे हैं वो कि अगर कोई एक कम्युनिटी विल बिकम अ मेजॉरिटी, देन देयर इज ऑफन अ टेंडेंसी दैट इन डेमोक्रेसीज देयर इज ऑफन अ टेंडेंसी दैट द इंटायर कम्युनिटी विल साइडलाइन द माइनॉरिटीज. ठीक है. और उन लोगों का in effect a dictatorship kind of a thing will start, and that for this thing he had used the term tyranny of majority. So this phrase is very important with respect to Alex D. Tocqueville. तो आपको अगर क्वेश्चन पूछेंगे ना, सो दे माइट गिव यू अ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, एंड दे विल गिव यू एक एक में ऑथर या
थिंकर का नाम, एंड द सेकेंड कॉलम विल बी हैविंग ऑल द वही कुछ भी कंसेप्ट जो उन थिंकर्स ने दिए हैं। ठीक है, तो उसमें आ सकता है कि एलेक्स डी टॉकवेल ने ये टिरनी ऑफ मेजोरिटी का कंसेप्ट दिया था। ठीक है, सो अगेन दिस इज क्वाइट इम्पोर्टेंट। ठीक है, सो वी प्राइमरली हैव थ्री थिंग्स विच वी नीड टू रिमेंबर फ्रॉम हियर। एक है एलेक्स डी टॉकवेल, उनका बुक का नाम क्या है? डेमोक्रेसी इन अमेरिका। सो इन ऑर्डर टू रिमेंबर दिस, ये आप ऐसे कर लो, ए और ए, है ना। एलेक्स डी टॉकवेल, ही रोट अबाउट अमेरिका, मतलब ही वॉज अ फैन ऑफ अमेरिका। ठीक है, इवन दो ही वॉज फ्रेंच फ्रेंच ओरिजिन के थे वो, बट ही वॉज अ फैन ऑफ अमेरिका। ठीक है, वैसे हो जाएगा। उसके बाद में ये बस आपको पता होना चाहिए कि ही टॉक्ड अबाउट इक्वालिटी, है ना, इक्वालिटी। और उसके बाद में ही हैड गिवन द कंसेप्ट ऑफ टिरनी ऑफ द मेजोरिटी। ठीक है, नेक्स्ट है मॉडर्न इंडिया। अच्छा, इसको लर्न कैसे करेंगे हम लोग? ये वाला भी लर्न करना बचा है ना, टिरनी ऑफ द मेजोरिटी किसने दिया था? एलेक्स डी टॉकवेल से हमको इसको वी हैव टू लिंक दिस। सो एलेक्सिस डी टॉकवेल, he calls democracy a tyranny of the majority। tyranny होता है वैसे तो, tyranny of the majority। तो इसको देखो, हमको पता है he had talked about America, America is a democracy। ठीक है, वो लिंक हो जाएगा। सिमिलरली यू कैन लिंक इट विद हाउ अमेरिका इज क्वाइट टायरानिकल है ना, काफ़ी, अभी भी देख ही रहे होंगे आप लोग हाउ वो जो भी वेस्ट एशिया में हो रहा है उसके हिसाब से। सो अमेरिका इज़ क्वाइट टायरानिकल व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल पॉलिटिक्स। ठीक है, तो ऐसे करके आप लर्न कर सकते हो कि एलेक्स डी टॉकवेल, ही हैड टॉक्ड अबाउट टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी। नेक्स्ट है मॉडर्न इंडिया। So we have the thinker Manoranjan Mohanty. So he is a well-known Indian political scientist. He had stated that comparative politics is not only about finding similarities or dissimilarities, but also discovering relationships between different polities. Okay, so he had identified three major phases of comparative political studies. First was institutionalism, then behavioralism, and देन emergence of the third world। तो ये बिल्कुल बेसिक है, यू जस्ट नीड टू नो दिस पोर्शन, एंड इवन दिस पोर्शन इज क्वाइट जेनरिक। ठीक है, हमको पता है कि 1920 इनिशियली दे इट वाज द पीरियड ऑफ इंस्टीट्यूशनलिज्म। अगर इफ़ यू हैव रेड पॉलिटिकल साइंस इवन वंस, जो पॉलिटिकल थ्योरी वाला पोर्शन है, यू माइट बी नोइंग कि वहाँ पे क्या हो रहा था। सबसे पहले तो देयर वाज इंस्टीट्यूशनलिज्म एंड ट्रेडिशनल अप्रोच वाज बीइंग फॉलोड। ठीक है, उसके बाद में वो एक क्रेडो ऑफ रेलिवेंस तो बाद में आया था। वो डेविड ईस्टन की स्पीच आई थी ना, उसमें ही हैड कॉल्ड फॉर inculcating science into political science, ये स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, तो दैट इज द बिहेवियरल रेवोल्यूशन। ठीक है, तो वो सेकेंड आया था मिड 60s में, बिहेवियरलिज्म एंड मॉडर्नाइजेशन। और उसके बाद में व्हाट वी हैव रेड इज पोस्ट बिहेवियरलिज्म, बट यहाँ पे क्या है? emergence of the third world। ठीक है, so this will be very easy to remember, this is quite generic, but still you must be knowing it कि मनोरंजन मोहंती जो थे, he had given three major phases of comparative political studies, and these were the three phases which he had talked about। ठीक है, so revise this मतलब a couple of times and you'll be able to remember this in the examination। ठीक है, so that is all for the portion origin of comparative politics। In the next video we will be covering the traditional approaches। ठीक है, so we'll start with the legal institutional approach। Thank you।